बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज हम जो है वो असेंशियल जो है वो मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज जो है वो 1.3 जो है वो देखने जा रहे हैं। उसका जो है वो क्वेश्चन नंबर जो है वो 11 ये है कि रिटेलर बायज़ टीवी फॉर 425, ही मस्ट पे वैल्यूएबल टैक्स एट 21%। व्हाट price should he charge if he is to make a profit of 25% of the cost price। अब जो है वो गिवन वैल्यूज़ जो है वो क्या हैं कि एक तो ये कि उसने ना टीवी कितने में जो है वो बाय किया है, तो ये जो है वो उसकी प्राइस है 420। और जो है वो उसको जो है वो 20% जो है वो टैक्स पे करना है, 21%। अब 21% टैक्स पे करने के बाद आप जो है वो उसने सेल करना और उसके ऊपर जो है 25% जो है वो उसने अपना प्रॉफिट जो है वो रखना। मतलब सबसे पहले जो है वो बाय कर रहा है किसी प्रोडक्ट को किसी कंपनी से, और उसके ऊपर जो है वो 21% जो है वो क्या करेगा, वो टैक्स टैक्स देगा। ठीक। लेट्स सपोज ये एक्स प्राइस है। अब जो एक्स प्राइस पे जो है वो क्या करेगा कि एक्स प्राइस के ऊपर जो है वो 21% जो है वो उसने टैक्स देना है। इसके बाद जो प्राइस निकलेगी, अब ये उसे जो है वो उसको ये जो प्राइस है ना, ये उसकी अब जो है वो कॉस्ट प्राइस हो जाएगी। अब उस कॉस्ट प्राइस के ऊपर जो है वो अब वो क्या करेगा, उसने सेल करनी है तो वो 21% इस कॉस्ट प्राइस का वो क्या करेगा, उसके ऊपर 25% जो है वो क्या करेगा, वो प्रॉफिट जो है वो देगा, लेगा, और फिर जो है वो इस पे बेचेगा, वो होगा उसकी सेल प्राइस। तो आपको करना ये है कि लेट्स सपोज जो है वो 425 जो है वो अगर प्राइस है, तो आप सबसे पहले क्या करें कि इसका जो है वो 21% मालूम करें। और वो मैंने आपको बताया था कि आपको सिर्फ क्या करना है, 21% से जो है वो उसको क्या कर देना है, जिस प्राइस का या किसी भी कीमत का अगर आपने परसेंटेज निकालनी है तो जस्ट आपको उससे मल्टीप्लाई करना है। तो ये जो है वो 425 को 21% से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये उसका जो है वो टैक्स होगा। अब आपको क्या करना है कि इस टैक्स प्लस जो ओरिजिनल प्राइस है, प्राइस जिस पे उसने बाय किया, उसको जो है वो आप क्या करोगे, ऐड करोगे। ऐड करेंगे तो ये वाली प्राइस जो है वो आ जाएगी, वो उसको कॉस्ट पड़ेगी। अब उस कॉस्ट प्राइस पे जो है वो, जब आपके पास कॉस्ट प्राइस होगी तो आप उसके ऊपर जो है वो प्रॉफिट जो है वो क्या करोगे, 25% जो है वो जो है वो आप उसका प्रॉफिट निकालेंगे। उस प्रॉफिट को जो है वो आप क्या करोगे, 25% जो है वो कॉस्ट प्राइस का, फिर आप जो है वो क्या करोगे, इस के अंदर जो है वो ओरिजिनल प्राइस जो है वो जो आपको कॉस्ट प्राइस पड़ी है, वो जो है वो आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और फिर आपके पास सेल प्राइस होगी। तो लेट्स स्टार्ट। ये लें जी। अच्छा, अब जो है वो यहाँ पे जो फार्मूला जो है वो यूज़ हुआ है वो है 1+21%। 1+21%। मैंने आपको ये बताया था कि अगर आप इस तरीके से चलें कि पहले आप जो है वो उसका टैक्स निकालें, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, उस टैक्स को प्राइस में ऐड करना पड़ेगा। इस चीज़ से अवॉइड करने के लिए आप, अगर आपको ओरिजिनल प्राइस के अंदर किसी प्रॉफिट को ऐड करके टोटल जो है वो बताना है या टैक्स ऐड करके बताना है, तो आपको दो तरीके से निकालना पड़ेगा। पहले टैक्स निकालें, फिर प्राइस निकालें। अगर आप इस चीज़ को अवॉइड करना चाहते हैं तो आप उसको 1+ जो है वो उस परसेंटेज से जो है वो आप 21 जो है वो परसेंट है, तो आप इसको ओरिजिनल जो प्राइस है ना, कॉस्ट प्राइस, उससे मल्टीप्लाई करें, तो आपको ये दो प्रोसीजर जो है वो नहीं करने पड़ेंगे। आप डायरेक्टली जो है वो ऐड करके जो उसकी कीमत होगी तो वो निकल आएगी। तो यहाँ पर देखें कि कॉस्ट प्राइस ऑफ द रिटेलर, मतलब वो यहाँ पर है। तो अब आप उसने जो है वो टैक्स जो है वो 21% जो है वो पे करना है। तो यहाँ पर देखिए 1+21% जो है वो मैंने लगाया, तो 21% मीन 21/100 है। तो 1+21, ये 21 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.21 निकलता है। तो उसको 1 में ऐड करेंगे तो 1.21, और 425 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 51425.25 जो है वो, इसका मतलब यहाँ पर उसको कॉस्ट जो है वो कितनी पड़ गई है,
514.25। अब आप क्या करोगे कि इसका जो है वो आप जो है वो अब प्रॉफिट चूँकि आपने ऐड करना है सेल करने के लिए, तो आप इसका जो है वो 25% जो है वो प्रॉफिट ऐड करेंगे। तो यहाँ पर देखें कि वही जो टैक्स के बाद उसको प्राइस पड़ी है वो ये है। अब दो तरीके हैं कि आप पहले इसका जो है वो इसका 25% जो है वो निकाल लें। 514.25 मल्टीप्लाइड बाय 25%, मतलब 514.25 मल्टीप्लाइड बाय 25 बाय जो है वो 100 करें, तो ये जो है वो आपके पास जो है वो क्या होगा, जो है वो प्रॉफिट जो है वो आएगा। ये क्या आएगा, प्रॉफिट। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर यही ओरिजिनल प्राइस जो है वो ऐड करनी पड़ेगी, जिसे आप कॉस्ट प्राइस कह रहे हैं, वो ऐड करना पड़ेगी। और इन दोनों को मिलाकर जो है वो क्या होगी, वो सेल प्राइस। तो बजाय इसके पहले मैं प्रॉफिट निकालूं और फिर उसे कॉस्ट प्राइस में ऐड करूं, तो मैं जो है वो ये वाला फार्मूला 1+25% डायरेक्ट लगाऊंगा। लें जी, तो कॉस्ट प्राइस जो है वो रिटेलर की जो है, जो उसने कंपनी से पे करने के बाद उसके ऊपर 21% जो है वो टैक्स दिया था, उसके पास जो है वो ये आ गई। अब वो इसके ऊपर 25% जो है वो प्रॉफिट ऐड करना चाह रहा है, प्लस प्रॉफिट। तो वो जो है वो डायरेक्ट कंबाइंड फार्मूला जो है वो, ये कंबाइंड फार्मूला ये होगा। और फिर जो है वो 25 को 100 से डिवाइड करेंगे तो वो 0.25 आएगा, और 1 उसके अंदर ऐड हो रहा है तो 1.25। 1.25 को जब 514.25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 642.85। इसका मतलब ये वो प्राइस है जिस पर उसने जो है वो पहले ये फाइनल प्राइस है जिसमें उसने पहले जो है वो कंपनी से ख़रीदा, और 21% जो है वो उसने टैक्स दिया, और उस टैक्स के बाद उसके ऊपर, उस प्राइस के ऊपर जो है वो उसने जो है वो 25% प्रॉफिट जो है वो गेन किया। ओके जी। लें जी, क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो 154 स्टूडेंट्स अटेंड ए मैथ लेक्चर। इफ 22 स्टूडेंट्स आर एबसेंट, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट एबसेंट। जब भी जो है वो परसेंटेज निकालते हैं तो लेट्स सपोज कि मैं आपको एग्जांपल दूं कि आपने जो है वो किसी सब्जेक्ट में नंबर लिए हैं। लेट्स सपोज आपने 75 जो है वो नंबर गेन किए हैं, 75 आउट ऑफ जो है वो 100 से। तो आपने कितने परसेंट जो है वो नंबर लिए, तो वो हमेशा जो है वो क्या होता है कि जो गेन नंबर होते हैं उसको आप टोटल नंबर से जो है वो डिवाइड करते हैं, और 100 से जो है वो आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाइड। तो इसका मतलब आपने 75% जो है वो नंबर गेन किए। तो यहाँ पर आप देखें कि 154 स्टूडेंट्स जो हैं वो उन्होंने अटेंड किया है, और 22 जो है वो स्टूडेंट्स है। इसका मतलब आपको जो है वो अगर एब्सेंट की जो है वो रेशो निकालनी है, तो आपको टोटल स्टूडेंट्स जो है वो कैलकुलेट करने हैं। तो टोटल स्टूडेंट्स जो है वो जो उसकी जो है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो जो प्रेजेंट है और वो जो एब्सेंट हैं, ये दोनों को ऐड करेंगे, तो जो है वो टोटल नंबर ऑफ़ जो है वो स्टूडेंट्स आएंगे। उसमें से अगर आपने प्रेजेंट की परसेंटेज निकाली है तो 154 आउट ऑफ टोटल स्टूडेंट करेंगे तो वो 10 स्टूडेंट्स की आ जाएगी। और अगर आपने एब्सेंट की निकालनी है तो एब्सेंट स्टूडेंट ऊपर रखें और टोटल स्टूडेंट्स जो हैं वो कैलकुलेट कर लें। तो ये लें जी, इन दोनों को अगर आप देखें तो ये जो है वो 176 जो है वो स्टूडेंट्स टोटल जो है वो क्लास की तादाद है। अगर आप जो है वो 22 को ऊपर रखकर 176 से जो है वो डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एब्सेंट स्टूडेंट की परसेंटेज आ जाएगी। और अगर आप जो है वो 154 जो है वो स्टूडेंट्स ऊपर रखकर जो है वो टोटल नंबर से जो है वो डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्रेजेंट स्टूडेंट की परसेंटेज आ जाएगी। तो यहाँ पर उसने कहा था परसेंटेज ऑफ एब्सेंट स्टूडेंट। इसका मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स क्या हैं, प्रेजेंट स्टूडेंट्स और एब्सेंट स्टूडेंट। प्रेजेंट 144 और एब्सेंट 22 हैं, तो दोनों को ऐड किया 176। अब आप जिसकी मर्ज़ी जो है वो रेशो निकाल लें, एब्सेंट वालों की निकाल लें या जो है वो प्रेजेंट वालों की। तो उसने चूँकि परसेंटेज ऑफ एब्सेंट स्टूडेंट पूछा था, परसेंटेज का मतलब है कितने स्टूडेंट में से कितने जो है वो गैर हाज़िर हैं। तो इसका मतलब एब्सेंट स्टूडेंट्स जो हैं वो 22 हैं, और 176 मल्टीप्लाइड बाई 100 12.5%। इसका मतलब अगर 100 बच्चे होंगे तो उसमें से 12.5 जो है वो बच्चे जो है वो एब्सेंट हो गए। परसेंटेज का मतलब होता है कि आपने हमेशा 100 के हिसाब से, 100 के हिसाब से जो है वो उस चीज़ को कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर तो 100 तो नहीं है, 176 हैं, तो
समझने के लिए जो है वो मतलब बच्चों के समझने के लिए हम जो है वो एक राउंड ऑफ फिगर ले लेते हैं। तो 12.5% का मतलब ये है, परसेंट का मतलब होता है 100। इसका मतलब अगर 100 स्टूडेंट हैं तो उसमें 12.5 स्टूडेंट्स जो है वो एबसेंट होंगे। ठीक है जी, ओके। अब जी क्वेश्चन नंबर जो है वो 13 है। उसने कहा कि ए हाउस वाज वैल्यूड एट 366,000 इन 2003 और 480,000 इन 2007। उसने ये कहा कि एक 2000 जो है वो 3 के अंदर एक घर की जो है वो प्राइस जो है वो ये थी, और 2007 में जो है वो उसी घर की प्राइस जो है वो ये हो गई है। अब जो है वो कह रहा है कि कैलकुलेट इन द परसेंटेज इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द हाउस बिटवीन 2003 एंड 2007। उसने कहा कि 2003 से 2007 तक जो इंक्रीज़ आई है, जो इंक्रीज़ आई है उसकी जो है वो उसको परसेंटेज में बताएं कि कितने परसेंट जो है वो इंक्रीज़ आई है। तो यहाँ पर जो है वो काबिल और बात ये है इंक्रीज़। इसका मतलब आपको इंक्रीज़ की रेशो जो है वो निकालनी है, इंक्रीज़ की परसेंटेज निकालनी है। तो इंक्रीज़ की परसेंटेज ये है कि ओरिजिनल प्राइस जो है वो ये है, और 2007 में प्राइस जो है वो ये। तो इंक्रीज़ कैसे निकलेगी? लेट्स सपोज कि अगर आपके पास जो है वो 100 रुपीज़ हैं, और कुछ अरसे के बाद आपने जो है वो उससे कोई बिज़नेस किया और आपके पास जो है वो 140 रुपीज़ हो गए हैं। तो इसका मतलब आपने इंक्रीज़ निकालना। तो इंक्रीज़ कितना है, तो वो क्या करेंगे, आप फाइनल प्राइस में से ओरिजिनल प्राइस जो है वो आप निकाल दोगे। तो इसका मतलब आपको 40 रुपीज़ प्रॉफिट हुआ। अब ये परसेंटेज जो है वो ये कितने परसेंट इंक्रीज़ हुआ, कितने परसेंट का मतलब ये होता है कि आप हमेशा ओरिजिनल चीज़ के हिसाब से उसको देखते हैं। ये फ़ाइनल के हिसाब से आप जो है उसको नहीं देखेंगे। इसका मतलब 40 रुपीज़ ये इन्वेस्ट किया था और ये जो है वो आपको मिला, तो इंक्रीज़ कितने हुए, ये तो ऑलरेडी आपके पास है। तो इंक्रीज़ जो है वो 40 रुपीज़ हुए हैं। तो 40 रुपीज़ को ऊपर रखें और ओरिजिनल के हिसाब से देखें कि वो कितने जो है वो बढ़ गए हैं, तो उससे जो है वो इंक्रीज़ की परसेंटेज कहते हैं। तो यहाँ पर भी ये देखें कि पहला जो है वो उसका पार्ट जो है वो क्या, आपने परसेंटेज इंक्रीज़ निकालनी है। तो यहाँ पर देखें हाउस वैल्यू इन 2007 जो है वो 48 जो है वो थाउजेंड था, और 2003 के अंदर जो है वो 366,000 था। तो इसमें से ये इसको निकालें तो इसका मतलब 114,000 जो है वो उसको जो है वो इंक्रीज़ हुआ है। ये मतलब उसकी प्राइस में इजाफा हुआ। तो ये ओरिजिनल प्राइस का कितने परसेंटेज है, इसका मतलब जो है वो 4,000 जो है वो ऊपर रखेंगे, और जो 2003 में इनिशियल कॉस्ट थी वो जो है वो आप नीचे रखेंगे। और परसेंटेज जो है वो निकालने का तरीका ये होता है कि उसको 100 से मल्टीप्लाई करें। तो 31.14, इसका मतलब अंदाज़न मैं अगर आपको ये बता दूं कि अगर कोई चीज़ की कॉस्ट 100 रुपये थी, तो उसको जो है वो 31.14 जो है वो 100 के हिसाब से जो है वो उसका इजाफा हुआ है। तो ये पर 100 के हिसाब से जो है वो ये रेशो जो है बयान होती है। ओके जी। अब जो है वो दूसरा जो है वो क्वेश्चन ये है कि अब उसने जो है वो 480,000 का जो है वो हाउस बेच दिया। तो जब आप कोई प्रॉपर्टी वगैरह बेचते हैं तो गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं, उसे जो है वो स्टैम्प ड्यूटी बोलते हैं। तो स्टैम्प ड्यूटी जो है वो उसने ये जो है वो बताया कि उसने कहा कि स्टैम्प ड्यूटी 6% चार्ज होगी अगर प्राइस जो है वो घर की जो है वो 381,000 से कम होगी। अगर उससे ज़्यादा होगी तो 7.5% जो है वो चार्ज होगा। तो उसने ये बताया कि अगर वो शख्स जो है वो 2003 में बेचे तो तब उसे कितनी स्टैम्प ड्यूटी देनी पड़ेगी, और अगर वो 2007 में अगर वो बेचता तो उसको कितने परसेंट जो है वो स्टैम्प ड्यूटी देनी पड़े। स्टैम्प ड्यूटी करंट प्राइस के ऊपर होती है, मतलब जब आप चीज़ सेल करते हैं उस वक्त जो है वो उसकी परसेंटेज निकालेंगे तो आपको जो है वो उसकी स्टैम्प ड्यूटी निकल आएगी। लें जी, द अमाउंट ऑफ स्टैम्प ड्यूटी आपने निकालनी है घर में कब, जब 2003 में अगर वो सेल करता या 2007 में सेल करता। तो यहाँ पर एक शर्त है, उसने कहा कि स्टैम्प ड्यूटी चार्ज होगी अगर घर की कीमत जो है वो 381,000 से जो है वो कम होगी। तो 2003 में जो है वो उसकी प्राइस जो है वो प्राइस जो है वो कितनी थी, 366 जो है वो थाउजेंड थी, जो कि इस गिवन अमाउंट से कम है। तो अगर वो कम है तो इसका मतलब 6% जो है वो उसका टैक्स जो है वो उसको पे करना पड़ेगा। तो सिंपल टैक्स या परसेंटेज निकालनी हो तो सिर्फ़ और सिर्फ क्या करना पड़ेगा, ओरिजिनल प्राइस को आप जो है वो क्या करेंगे, परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर देंगे।
तो इस परसेंटेज का मतलब है 6/100 और ओरिजिनल जो है वो प्राइस 366 जो है वो 1000 था। तो आप इसको सॉल्व करें तो उसको 21,960 रुपीज़ जो है वो स्टैम्प ड्यूटी जो है पे करनी पड़ेगी। आप जो है वो उसका सेकंड पार्ट जो है वो 2003 में घर की प्राइस जो है वो 480,000 था, जो कि 381 से जो है वो ज़्यादा है, लिहाजा आप टैक्स की स्लैब जो है वो चेंज होगी स्टैम्प ड्यूटी की, तो 6% की बजाय आप 7.5%। इसका मतलब अगर 2003 में उसने सेल किया तो उसे वो 6.6% जो है वो स्टैम्प ड्यूटी पे कर रहा है। चूँकि जो है वो 2007 में प्राइस घर की जो प्राइस है वो 480,000 जो कि 381 जो उसकी शर्त से ज़्यादा है, तो इसका मतलब वहाँ पर 7.5% जो है उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो सिंपल टैक्स क्या पे करना है, ओरिजिनल प्राइस जो है वो प्राइस को आप जो है वो क्या करेंगे, सिंपल जो है वो उतने परसेंट से आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। तो 7.5% का जो है वो मतलब क्या है, 7.5 डिवाइडेड बाय 100 और ओरिजिनल प्राइस से आप मल्टीप्लाई करोगे। लें जी, ओरिजिनल प्राइस जो है वो 480,000 है जो है, और उसको 7.5% का मतलब है, इस परसेंट का मतलब है डिवाइडेड बाय 100, तो 36,000 जो है उसको पे करना पड़ेगा। अब जो है वो सी पार्ट जो है वो क्या कह रहा है कि हाउस प्राइस आर प्रोडिक्टेड टू 8% ईच ईयर between 2000 and 2010, 2007 and 2010. Calculate the projected value of the house in 2008, 2009 and 2010. उसने ये कहा कि हर साल जो है वो अब सिनेरियो चेंज है, वो कहता है कि हर साल जो है वो घर की प्राइस जो है वो 8% जो है वो प्रोडिक्ट कर रहे हैं कि वो बढ़ेगी। तो आप मुझे बताएं कि 2008 में कितनी होगी, 2009 में कितनी होगी, 2010 में की होगी। तो इसके जो है वो चीज़ को करने के जो है वो दो तरीके हैं। अब जो है वो 2008 यहाँ पर जो है वो आ जाएं आप शुरू में, तो ये 2007 में ये प्राइस है। तो 2007 में एक साल के बाद जो है वो 2008 आना है, तो इसका मतलब इस प्राइस ने 8% बढ़ना है, 8%। तो इसका मतलब आपको क्या करना है, सिर्फ 8% निकालना है। तो 8% निकालने के बाद इसके अंदर जो है वो ऐड करें तो वो उसकी प्राइस होगी। तो इसके दो तरीक़ेकार हैं, मैं जो है वो दोनों जो है वो आपको बता देता हूँ। लें जी, 2008 में प्राइस है जी 480,000 और आप प्रडिक्ट कर रहे हैं कि वो जो है वो 8% बढ़ेगी। तो 8% का मतलब है कि 8% से आपको इसे मल्टीप्लाई करना है और इक्वल टू 480,000 मल्टीप्लाइड बाय 8/100। अगर आप ये करेंगे तो ये जो प्राइस होगी, ये प्राइस सिर्फ जो है वो इंक्रीज़ होगी। क्या है, इंक्रीज़ है। अब टोटल प्राइस क्या होगी कि ये इंक्रीज़ और वैल्यू इन 2007 इन 2007 वैल्यू, तो वो वैल्यू जो है वो कितनी है, 48,000 है, और प्लस जो है वो ये इंक्रीज़ करेंगे तो ये टोटल प्राइस आएगी। तो पहले भी बार बार बता चुका हूँ कि अगर आप सिर्फ परसेंटेज से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको सिर्फ इंक्रीज़ या वो प्रॉफिट मिलेगा, और फिर आपने उस प्रॉफिट को ओरिजिनल प्राइस के अंदर जो है वो दोबारा क्या करना होता है, ऐड करना होता है, फिर वो टोटल प्राइस जो है बनती है। मतलब पहले आप प्रॉफिट निकालेंगे जी, मुझे इतना प्रॉफिट होगा, और ओरिजिनल प्राइस में उतना जो है वो आप ऐड करेंगे तो वो टोटल जो है वो आपको कॉस्ट नज़र आएगी। अगर आप ये दो तरीक़ों से, मतलब इसमें दो स्टेप करने पड़ते हैं, तो दो स्टेप से अवॉइड करने के लिए आप क्या करें कि पहले सिंपली 8% से मल्टीप्लाई ना करें, उसे 1+8% से कर देंगे, तो वो टोटल जो है वो डायरेक्ट इन दोनों का मजमुआ जो 51,84,000 आएगा, ये दोनों को कंबाइन करके जो है वो निकलेगा। तो यहाँ पर ये देखें कि 2007 में प्राइस 2008 में क्या होगी, 2000 में जो वैल्यू होगी उसका 8% जो है वो मिलाकर जो है वो टोटल जो है वो 51,84,000। अब अगर आपको जो है वो 2009, अब अगर आप ये समझें कि ये जो है वो 2008 में प्राइस आ गई है,
अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसका फिर जो है वो क्या करना पड़ेगा, 8% जो है वो आपको इसका निकालना पड़ेगा और उसको फिर ओरिजिनल प्राइस के अंदर क्या करना पड़ेगा, ऐड। तो इस चीज़ से अवॉइड करने के लिए जो है उन्होंने एक फार्मूला जो है वो तैयार किया कि आप जस्ट ओरिजिनल प्राइस जो शुरू वाली है वो रखें। अब आपको अगर पहले साल में देखना है तो इसकी पावर जो है 1 होनी चाहिए। अगर आपको अगले साल में जो है वो देखना है तो इसी का आपने क्या कर देना है, सुकेर कर देना है। तो आपको जो है वो दूसरे साल के एंड पे जो वैल्यू मिलेगी वो आ जाएगी, ठीक है। और अगर आपको तीसरे साल में जो कि 2010 है तो आपको वही 1.8% जो है वो उसका क्यूब करना है और 2000 की प्राइस डालेंगे तो आपको तीसरे साल के एंड पर जो टोटल प्राइस होगी ये वो मिलेगी, ठीक है। अगर जो है वो इसमें जो है वो क्या है कि आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलाएंगे तो पहले आपको ये जो है वो वैल्यू मालूम करनी पड़ेगी, फिर इसका 8% निकालने के बाद फिर ओरिजिनल प्राइस में ऐड करेंगे, फिर जो है वो जो प्राइस आएगी इसका 8% निकालेंगे और इसमें ऐड करेंगे तो फिर जो है वैल्यू आएगी। तो जस्ट जो है वो, और मैं आपको ये बता रहा था कि ये जो फार्मूला है ये तब अप्लाई होता है जब हर साल कंसिस्टेंट इंक्रीज़ हो, यानी कि सेम टाइप। अगर पहले साल में 8%, दूसरे में 10 और तीसरे में 14 या 15% करेंगे तो फिर आपको ये शुरू वाला स्टेप यही वाला बार बार जो है करना पड़ेगा। मतलब अगली बार जो है वो क्या करेंगे आप, 8% है तो ये वैल्यू निकालने के बाद अगर नेक्स्ट 10% है तो फिर आपको 10% से जो है वो क्या करना पड़ेगा, उसका प्रॉफिट निकालना पड़ेगा और उसको ऐड करना पड़ेगा। अगर कंसिस्टेंट इंक्रीज़ हो तो फिर जो है वो ये फार्मूला चलता है। यानी कि आप शुरू की सिर्फ जो है वो प्राइस लगा लें, पहले साल निकालना है तो 1.8% का की पावर 1 होगी, अगर दूसरे साल में निकालना है तो उसकी पावर 2 कर दें और अगर तीसरे साल में निकालना है तो 3 पावर जो है वो निकाल दें, 3 जो है पावर रख के तो उसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट द आंसर। लें जी, क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो, द नंबर ऑफ फर्स्ट ईयर साइंस स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड इन कॉलेज 2006 इज़ 348। साइंस के स्टूडेंट्स जो है वो 348 जो है वो फीमेल्स जो है वो दाखिल हुई हैं और 676 जो है वो मेल जो है वो स्टूडेंट्स जो है वो दाखिल हुए हैं। अब उसने करना क्या, व्हाट इज़ द प्रपोर्शन ऑफ द स्टूडेंट्स। मेल स्टूडेंट की जो है वो प्रपोर्शन क्या है और फीमेल की जो है प्रपोर्शन क्या है। प्रपोर्शन और परसेंटेज में थोड़ा सा फ़र्क है। प्रपोर्शन में जस्ट जो है वो आप दो क्वांटिटीज़ को जो है वो ऊपर नीचे रख कर जो है वो सिर्फ जो है वो एक्सप्रेस करते हैं, जबकि अगर 100 से मल्टीप्लाई करें तो वो जो है वो परसेंटेज होती है। तो मेल स्टूडेंट्स जो है, फीमेल जो है वो फीमेल्स जो हैं वो कितनी हैं, फीमेल जो है वो कितनी हैं जी, 348 है, 348 है। और मेल जो है वो कितने हैं, 676 हैं। तो इसका मतलब टोटल स्टूडेंट्स, टोटल जो है वो टोटल टोटल स्टूडेंट्स जो है वो दोनों को ऐड कर दें, 676 प्लस 348। ओके जी। तो ये जो है वो आप देखें कि इसका आंसर जो है वो है जी 1024। अब अगर उसने जो है वो फीमेल की जो है वो क्या पूछा हुआ है जी, फीमेल स्टूडेंट्स की प्रपोर्शन मीन के फ़ीमेल की तादाद जो है ऊपर रखें और टोटल स्टूडेंट्स की तादाद नीचे रखें। तो हेयर आर टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो है वो फीमेल स्टूडेंट्स और मेल स्टूडेंट्स जो है वो उनको ऐड करें 1024 आ जाएंगे। प्रपोर्शन मीन कि मेल की अगर प्रपोर्शन है तो मेल स्टूडेंट्स ऊपर आएंगे और टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, तो मेल जो है वो स्टूडेंट जो है वो 676 हैं, डिवाइडेड बाय टोटल स्टूडेंट्स जो है वो 10 जो है वो 24 हैं। इट इज़ जस्ट जो है वो प्रपोर्शन में आपको सिर्फ ऐसे ही बयान करना। और जो है वो फ़ीमेल के लिए जो है वो आपको क्या करना पड़ेगा, 348 जो है वो फीमेल स्टूडेंट्स ऊपर रखेंगे और टोटल स्टूडेंट्स जो है वो 1024 जो है वो नीचे रखेंगे। ये प्रपोर्शन है। नेक्स्ट में जो है वो उसकी परसेंटेज पूछ रहा है तो वो सिंपल क्या करना है, आपने इसको भी 100 से मल्टीप्लाई कर देना है और इसको भी 100 से मल्टीप्लाई करना, यू विल गेट द आंसर इन परसेंटेज। तो ये लें जी, प्रपोर्शन जो है वो देखें, मेल स्टूडेंट्स की प्रपोर्शन पहले आपने लिख दी और सिर्फ जो है वो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो परसेंटेज में आ जाएगा 66.02%। इसका क्या मतलब है कि अगर 100 स्टूडेंट्स हैं तो उसमें 66
जो है वो स्टूडेंट्स जो है वो मेल होंगे, और जो है वो फ़ीमेल के लिए जो है वो देखें कि वो जो है वो फ़ीमेल की तादाद जो है वो आपने ऊपर रखी है, टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट नीचे रखने के बाद जो है वो 100 से मल्टीप्लाई किया है। तो इसका क्या मतलब है, 33.98 का मतलब ये है कि 100 स्टूडेंट्स अगर होंगे तो उसमें अप्रॉक्सीमेटली 34 जो है वो स्टूडेंट्स फ़ीमेल की होंगी। अब वो क्या कर रहा है कि टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो है वो हमारे पास जो है वो 1024 है। अब जो है वो स्टूडेंट्स जो है वो 33.98 तो नहीं होते, वो तो राउंड ऑफ में जो है वो 34 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 100 होंगे। तो उसने अब क्या किया कि उसने प्रपोर्शन जो है वो जो है वो राउंड ऑफ कर दी 40% और 60%। उसने कहा कि अगर आप ये अगर मैं आपसे कह दूं कि जो फीमेल्स हैं वो 40% है, और जो है वो 60% 40% मेल हैं और 60% जो है वो फ़ीमेल हैं, तो आप मुझे बता दें कि फ़ीमेल कितनी होंगी और जो है वो मेल कितने होंगे। ओके जी, नंबर ऑफ़ मेल स्टूडेंट्स जो है वो उसने कहा था 40%, तो ओरिजिनल क्वांटिटी का 40% निकालने, और वो कैसे होता है कि आपको जस्ट क्या करना है कि 40% से आपको इसको मल्टीप्लाई करना है। तो हेयर इट इज़ 24 स्टूडेंट्स हैं और उसका 40% आपने निकालना है। तो इसका मतलब 410 स्टूडेंट जो है वो मेल के होंगे, और फीमेल में जो है वो क्या करेंगे, फिर 1024 लिख दिया, तो 60% फीमेल स्टूडेंट का मतलब है कि 60% से आप उसको मल्टीप्लाई करें। तो इसका आंसर 614 है। तो इसका मतलब ये है कि वन अगर जो है वो इसको देखें, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो है वो हम कैलकुलेट करें, तो इसका मतलब 614 1000 के अंदर 1024 स्टूडेंट्स में जो है वो 614 स्टूडेंट्स जो है वो कौन से वाले हैं, वो फीमेल के होंगे। लें जी, क्वेश्चन नंबर जो है वो 15 है जी। उसने ये कहा कि ए लार्ज कंसाइनमेंट ऑफ ए कंपनी फ्राम सप्लायर ए, कोई सप्लायर ए है जो कि कोई कंपोनेंट्स जो है वो बना रहा है, उसने किसी कंपनी को प्रोवाइड किए हैं, उसके अंदर 4% डिफेक्टिव्स हैं, और अब वो क्या कह रहा है, कहता कि उसने जितनी प्रोडक्शन बनाई ना उसका 4% जो है वो उसमें डिफेक्टिव गुड्स हैं। तो कहता कि अगर बैच जो है वो 85 कंपोनेंट्स का हो, 8000 जो है वो 500 जो है वो हों, तो उसमें जो है बताएं कि 4% डिफेक्टिव कितने हैं। पहले तो उसने कहा कि प्रपोर्शन बता दें। तो प्रपोर्शन जो है वो 4% का मतलब है कि 4 बाय आप 100 करेंगे, कोई सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, इसका मतलब ये प्रपोर्शन में है। यानी कि अगर 100 कंपोनेंट वो बना रहा है तो उसके अंदर 4 जो है वो डिफेक्टिव कंपोनेंट्स आ रहे हैं। ओके, अब वो कहता है कि नंबर ऑफ़ डिफेक्टिव गुड्स जो है वो बताएं, डिफेक्टिव के तादाद बता दें। तो आपने क्या करना है कि जो बैच होगा उसका 4% निकालें, वो उसकी डिफेक्टिव गुड्स होंगी। तो ये लें जी। तो क्वेश्चन जो है वो ए जो है वो पार्ट जो है लें, यहाँ पर ए पार्ट लिख लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ़ कंपोनेंट्स जो है वो 8500 है, उसका 4% निकाल लें। तो पहले उसने कहा प्रपोर्शन, तो प्रपोर्शन जो है वो क्या है, 4% है, तो इसका मतलब 4/100 आपने लिखना है, तो ये प्रपोर्शन में है। और टोटल क्वांटिटी अगर आपने कैलकुलेट करनी है कि वो नंबर बता दें कि कितने डिफेक्टिव हैं, तो 85 का बैच था, उसका 4% निकाल लें। तो 4% का मतलब 4/100 340। इसका मतलब उसने जो टोटल 8500 जो है वो कंपोनेंट बनाए हैं, उसके अंदर जो है वो 340 कंपोनेंट जो हैं वो डिफेक्टिव हैं। ओके जी, अब जो है वो उसने कहा कि एक और सप्लायर है, सप्लायर बी, उसने जो है वो 12,400 बनाए हैं, तो उसमें डिफेक्टिव गुड्स जो हैं वो 2.5% हैं। तो पहले वो कह रहा है कि उसको प्रोपोर्शन में लिखें, तो सिर्फ जितनी जो गिवन जो है वो रेशियो है उसको जस्ट 2.5 डिवाइडेड बाय 100। आपने क्या करना है कि इसका जो है वो पॉइंट जो है वो यहाँ से ख़त्म करना है, और पॉइंट ख़त्म करने का तरीका ये होता है कि 25 डिवाइडेड बाय इस जो है वो पॉइंट की जगह पे 1 लगाते हैं, और जितने आगे कंपोनेंट है उतने ज़ीरो लगाते हैं। ये 10 जो है वो इस पॉइंट को ख़त्म करने का है, और ये जो है वो 100 जो है वो पहले का ही है। तो इसका मतलब ये 25/1000 है, ये जो है वो प्रपोर्शन में है। और अगर आपने जो है उसने कहा कि कंपोनेंट्स बता दें, तो आप उसका जो बैच का साइज़ था वो 12,400 था, तो आप उसका सिर्फ 2.5% निकालें। तो 2.5% निकालने का मतलब है कि ओरिजिनल क्वांटिटी को 2.5% से मल्टीप्लाई कर दें, और इसको करेंगे तो 3110। तो 310 कंपोनेंट उसने जो 12,400 कंपोनेंट जो है वो बनाए थे, उसके अंदर जो है वो 3110 कंपोनेंट जो है वो डैमेज थे।
अब जो है वो उसने कहा कि अब आप जो है वो दोनों बैच के कंपोनेंट्स जो है वो उनको इकट्ठा कर लें। दोनों बैच चूँकि कंपनी एक ही है जो वसूल कर रही है, तो अब उसके पास टोटल कंपोनेंट्स कितने होंगे? इसका मतलब 85,000 कंपोनेंट एक ने दिए और 12,400 जो है वो एक ने दिए। तो टोटल कंपोनेंट्स जो है वो कितने होंगे? आप इन दोनों को जो है वो क्या कर दें, ऐड कर दें। मतलब 85,000 प्लस जो है वो 12,400 को आप जमा कर दें तो ये टोटल कंपोनेंट हो जाएंगे। टोटल और डैमेज कंपोनेंट्स जो है वो कितने होंगे, वो आप जो है वो इन दोनों को ऐड कर दें। ये तो ये कितने हुए? 340 जो है वो एक बैच के हुए और प्लस 3,101 हुए। अब आपको जो है वो अगर रेशो निकालनी है तो देखते हैं वो क्या कह रहा है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ डिफेक्टिव कंपोनेंट्स कंबाइंड बैच। तो कंबाइंड बैच में टोटल डिफेक्टिव कंपोनेंट्स के आगे आपने जस्ट इसको जो है वो जमा करना है और इसकी क्वांटिटी जो है वो क्या होगी? 650 आ गई। ये देखें टोटल डिफेक्टिव कंपोनेंट्स क्या होंगे कि दोनों बैच से जो आपने कंपोनेंट हासिल की उनमें जो डिफेक्टिव गुड्स थी उनको जो है वो इकट्ठा कर दें तो ये टोटल डिफेक्टिव कंपोनेंट है। और टोटल कंपोनेंट कितने हैं? वो जो है वो ये हैं 85 जो है वो 100 और 12,000 जो है वो 400 को ऐड करें तो ये आपके पास जो है वो टोटल जो है वो कंपोनेंट्स जो है वो ये। अब जो है वो उसका पूछने का ये तो आपने कर दिया। कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ द डिफेक्टिव कंपोनेंट्स इन द कंबाइंड बैच। कंबाइंड बैच के अंदर डिफेक्टिव कंपोनेंट्स का मतलब है ये टोटल डिफेक्टिव कंपोनेंट ऊपर रखें और ये जो मजमूआ है ये जो है वो आप इसके नीचे जो है वो डिवाइड करें और उससे 100 से मल्टीप्लाई करें तो परसेंटेज जो है वो निकल आएगी। तो ये लें जी, डिफेक्टिव कंपोनेंट्स जो है वो टोटल कितने हुए? वो 650 थे और टोटल बैच दोनों को इकट्ठा करने के बाद जो है वो 20,900 था और आपने परसेंटेज में निकालना तो 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो 3.11%। इसका मतलब ये है तकरीबन 100 कंपोनेंट में 3 कंपोनेंट जो है वो डैमेज जो है वो निकलेंगे।